आप अपने एलईडी टीवी को प्लग इन करते हैं लेकिन वो ऑन नहीं होता, या दूसरे लफ्ज़ों में उसकी पावर सप्लाई या एसएमपीएस मॉड्यूल ख़राब है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंसेस, दिस वीडियो एक्सप्लेन्स द वर्किंग एंड रिपेयर ऑफ द एलईडी टीवी एसएमपीएस power supply module. Although the video is primarily in Hindi or Urdu, but I put a lot of efforts on its captions or subtitles, and you can use any Google Chrome extension to translate and speak them in your native language instead of this video's audio. Link will be in the description. इस वीडियो को मैं काफ़ी डिटेल से बना रहा हूँ, लेकिन मैंने सारे कंटेंट को चैप्टर्स की सूरत में ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप अपनी मर्जी से अपने पसंद के चैप्टर पर जो है आप स्विच कर सकें और अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को जो है गेट कर सकें। सबसे पहले इसमें जो है चैप्टर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि एसएमपीएस मॉड्यूल होता क्या है और इसकी थोड़ी सी थ्योरी बताई है। लेकिन फिर चैप्टर 2 में मैं थोड़ा फोकस हो गया हूँ ब्लॉक डायग्राम पे, जो कि टीवी एसएमपीएस मॉड्यूल में होती है और इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वायरिंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है और ओवरऑल तमाम चीज़ें वर्क कैसे कर रही होती हैं। चैप्टर 3 में मैंने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, कैपेसिटर्स, मॉसफेट और पीडब्ल्यूएम आईसी, ऑप्टोकपलर वगैरह, इनकी मैंने थोड़ी सी पिन कनेक्शंस वगैरह जो है मैंने डिफाइन किया है। फिर चैप्टर 4 में मैंने इसमें डिफाइन किया है कि नॉर्मल फ्लो वर्किंग का क्या होता है, सारे सीक्वेंस का, और वोल्ट्स कितने कितने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आ रहे होते हैं, और अगर उस तरह से ना आए तो हम क्या समझेंगे क्या चीज़ ख़राब है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है फीडबैक और रेगुलेशन का भी एक सेक्शन होता है। ऑल्दो के बहुत छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन उसकी वर्किंग कैसे होती है और उसकी डिटेल वो भी मैंने यहाँ पर जो है उसको कवर किया है। इसमें TL431 IP और IC और PWM IC और ऑप्टोकपलर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। इस तरह जो कॉमन फॉल्ट्स जो कि एसएमपीएस मॉड्यूल्स में हम आ जाते हैं आमतौर पे, इन्हीं कंपोनेंट्स की खराबी की वजह से उनको चेक करने का तरीका। और आखिर में जो है हमारे पास जो मुख्तलिफ जो STR मॉड्यूल्स जो हमें आफ्टर मार्केट अवेलेबल हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स हैं वो बाज़ नहीं मिल रहे होते, और इसलिए आप बाज़ आफ्टर मार्केट जो है कंपोनेंट्स आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं और उनको कनेक्शंस किस तरह से किया जाएंगे, जिस तरह के मोस्ट कॉमनली CA888 एक मॉड्यूल है जो 5 वायर का होता है, वो हम कैसे करेंगे वो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, उनकी स्टेप बाय स्टेप। और इसके अलावा जो आखिर में मैंने जो है इसका एक कंक्लूजन जो है वो मैंने दिया है। अब एसएमपीएस कंपोनेंट्स जो है हमारे पास जितने भी होम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं तकरीबन सभी में मिल जाते हैं, चाहे वो एलईडी टीवीज हों, कंप्यूटर्स हों, एयर कंडीशनर्स हों, या यूपीएस और इन्वर्टर्स हों, सोलर इन्वर्टर्स हों। और इसी तरह जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं हमें वहाँ पर बहुत कॉमनली देखने को मिल जाती है। और अगर हम किसी भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को खोलें तो उसमें जब एक खास अरेंजमेंट और सेट ऑफ कंपोनेंट्स हमें नजर आ जाते हैं, हम फौरन समझ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये एसएमपीएस पे है। एसएमपीएस है क्या? जिस तरह हमारे नॉर्मल एसी पावर सप्लाईज में जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है जो कि हमारे पास वोल्टेजेस को जो है स्टेप अप या स्टेप डाउन का काम आता करने में यूज होता है, यानी कि 11,000 वोल्ट्स को जो है 220 वोल्ट में हम कन्वर्ट करने में जैसे हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इसी तरह हम डीसी सप्लाईज में जो है उनको स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए जो है हम एसएमपीएस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर एलईडी टीवी में हम 320 वोल्ट डीसी को 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 24 वोल्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको करते किस तरह है? बुनियादी तौर पे इसमें स्विचिंग का मैकेनिज्म यूज होता है, यानी कि हम इनपुट जो डीसी वोल्ट है उसे बहुत तेजी से ऑन या ऑफ कर रहे होते हैं पल्सेस की सूरत में और हाई फ्रीक्वेंसी में यूजिंग द मॉसफेट या आईजीबीटी की मदद से। अब ये जो जितनी तेजी से हम ऑन या ऑफ कर रहे होते हैं ये चीज ड्यूटी साइकिल कहलाता है, यानी कि कितनी देर जो है हमारा मॉसफेट ऑन या ऑफ हुआ विद इन पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये चीज ड्यूटी साइकिल कहलाती है। अच्छा, अब इन शॉर्ट मोर ड्यूटी साइकिल मींस मोर एनर्जी, हायर वोल्टेज, यानी, और इसी तरह अगर हमारा ड्यूटी साइकिल छोटा है तो इट मींस लोअर वोल्टेज। और इसको मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्यूटी साइकिल किस तरह है। यहाँ 1 सेकंड के जो है वो बताया गया है। यहाँ पर अगर 10% ड्यूटी साइकिल है तो यहाँ बहुत थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ है, ज्यादा देर के लिए ऑफ है। तो इसी तरह अगर हम ये देखें 50% ड्यूटी साइकिल में अगर हम देखें तो ये तकरीबन आधे टाइम के लिए ऑन और आधे टाइम के लिए ऑफ है, और ये 1 सेकंड की बात हो रही है। इसी तरह ये 90% ड्यूटी साइकिल आपको यहाँ नजर आ रहा होगा नीचे सबसे आखिर में।
तो यहाँ पर क्या मतलब क्या सिलसिला है। अब ये चीज़ 1 सेकंड की बात हो रही है और नॉर्मल एलईडी टीवीज में ये स्विचिंग जो है 20 किलोहर्ट्ज़ टू लेके 100 किलोहर्ट्ज़ के दरमियान हो रही होती है। यानी कि इतनी तेज़ी से जो है ये स्विचिंग होती है और इन शॉर्ट यानी कि हम इन्हीं स्विचिंग की मदद से जो है हम मतलब अपने इनपुट वोल्ट्स सॉरी आउटपुट वोल्ट्स को जो है हम डिटरमिन कर रहे होते हैं हमें कितने चाहिए। यानी ये 5 वोल्ट पे हमें थोड़ा कम ड्यूटी साइकिल चाहिए, 12 वोल्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा और इसी तरह अगर 24 टू 100 वोल्ट के लिए हम थोड़ी ज़्यादा ड्यूटी साइकिल रख के अपने रिक्वायर्ड वोल्ट्स अचीव कर लेते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 40 इंच ओरिएंट या लुलाइट एलईडी टीवी का जो है मदरबोर्ड मौजूद है। बाकी कंपनियों के मदरबोर्ड्स भी इससे मिलते जुलते ही होंगे। शायद कुछ कंपोनेंट्स या उनकी अरेंजमेंट्स आगे पीछे ज़रूर हो सकती है, लेकिन सेक्शंस तकरीबन सब में सेम ही होते हैं। जैसे जो और ज़्यादातर चीज़ें कॉमन होती है। जैसे अगर आप इस मदरबोर्ड में अगर आप देखें तो ये येलो लाइन आपको नज़र आ रही होगी, जो कि इस बोर्ड को दो जगह पे जो है ना डिवाइड कर रही है। इसके अगर हम एक तरफ पे देखें तो आपको यहाँ पर जो है वो कोल्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है और एक तरफ आपको हॉट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये है क्या? अच्छा, ये बुनियादी तौर पे ये वाला जो नीचे वाला कंपोनेंट है जहाँ हॉट लिखा हुआ है, ये बुनियादी तौर पे ये हॉट एरिया यानी कि यहाँ पर एसी या एसी से डीसी कन्वर्जन होती है। ये वाला एरिया एसएमपीएस मॉड्यूल का है, लेकिन जहाँ पर ऊपर कोल्ड लिखा हुआ है ये वाला जो एरिया यहाँ डीसी एरिया है। यहाँ मदरबोर्ड और दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, मेमोरीज, माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह जो है यहाँ मौजूद है। अब हमारा जो फोकस मेनली जो है वो एसएमपीएस का वो ये वाला जो पोर्शन है या हॉट पोर्शन है इसके ऊपर मेनली फोकस्ड है। यहाँ पर जो है हम ज़्यादातर फोकस करेंगे। अब इसमें जो है इस पर्टिकुलर एरिया में भी मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। जैसे इसमें जो है ना रेक्टिफायर सेक्शन है जहाँ पर के एसी को जो है वो डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर जो है हमारे पास फ्यूज ब्रिज बल्क कैपेसिटर है। इस तरह हमारे पास स्विचिंग सेक्शन है जिसमें कि हमारे पास यहाँ पर मॉसफेट हमारे पास मौजूद है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर है बिल्कुल सेंटर में। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांसफार्मर मौजूद है। अच्छा, इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऑक्स एसीसी या हमारे पास जो है पीडब्ल्यूएम आईसी है। यहाँ पर अगर हम पीडब्ल्यूएम आईसी को तलाश करें तो ये यहाँ पर है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ऑप्टो कपलर हम ढूंढे तो ये हमारे पास ऑप्टो कपलर है। ये ट्रांसफार्मर और ऑप्टो कपलर जो है ये फीडबैक कंपोनेंट्स में शुमार होते हैं और ये दोनों बाउंड्रीज के दरमियान लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रेक्टिफायर सेक्शन में हमारे पास जिस तरह आप यह देख रहे हैं ये हमारे पास दो अदर डायोड्स हैं जो कि रेक्टिफाई कर रहे हैं। एसी इनपुट जो है 220 यहाँ से जा रही है। ये हमारे पास एक बिग कैपेसिटर है जो कि यूज़ हो रहा है। और इसी तरह ये जो मैंने कंपोनेंट बताया ये मॉसफेट ये तो है ही, और यही वो कॉमन कंपोनेंट है जो कि मोस्टली जो है ये डैमेज होता है। लेकिन जब ये कंपोनेंट डैमेज होता है तो ये अपने साथ असल में ये पीडब्ल्यूएम आईसी जो है ये भी साथ डैमेज ज़रूर हो जाती है, क्योंकि ये पीडब्ल्यूएम आईसी और ये साथ ही काम कर रहे होते हैं। और इसके साथ जो है यहाँ पर ये वीसीसी कैपेसिटर है जो इसको पावर दे रहा होता है। किसको? ये पीडब्ल्यूएम आईसी को। तो हमें जो है इन तमाम कंपोनेंट्स को जो है वो चेक करना पड़ता है और इन्हीं का जो है हम आगे फर्दर देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम इसकी फर्दर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर मैंने इनकी जो है एक ब्लॉक या वायरिंग डायग्राम मैंने बनाने की साइड बाय साइड कोशिश की है। इसमें अगर आप यहाँ देखें तो गौर से एक तरफ तो ये ब्लॉक डायग्राम है जिसमें तमाम वायरिंग कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास जो मुख्तलिफ इनके कंपोनेंट्स ये मदरबोर्ड में जिस तरह से मौजूद हैं वो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये जैसे यहाँ पर हमारे पास ये रेक्टिफायर सेक्शन है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर ये हमारे पास 4 डायोड्स जो हैं ये रेक्टिफायर सेक्शन का काम कर रहे हैं। इसी तरह जो यहाँ पर ये जो बिग कैपेसिटर यहाँ पर है इसी तरह ये यहाँ पर ये भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर बीच में जो स्विचिंग सेक्शन में मॉसफेट यहाँ पर है तो इसी तरह मॉसफेट ये यहाँ पर है। तो आप आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। अच्छा, ये ज़ाहिर ट्रांसफार्मर है एज़ यूजुअल जो कि यहाँ पर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी की सूरत में नज़र आ रहा है। इसका ऊपर वाला हिस्सा सेकेंडरी है और नीचे वाला जो है ये प्राइमरी है। अच्छा, अब हम
इसका फ्लो ऑफ इवेंट क्या होगा। अब यहाँ पर ये फीडबैक सेक्शन जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब नॉर्मल सिनेरियो में होता यह है कि ये इसका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव जो है हमारे पास जो है ये यहाँ पर जो है स्टार्टिंग के लिए जो है ये सबसे पहले जो है करंट इसके अंदर जाता है, यहाँ से ये इधर जा रहा है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर ये एक बिग कैपेसिटर है। इसके बाद इन दो कैपेसिटर से होता हुआ ये इस VCC कैपेसिटर के अंदर चले जाता है, और ये VCC कैपेसिटर जो है हमारे इस PWM IC को चार्ज कर रही होती है, या VCC सप्लाई दे रही होती है, इसको पावर ऑन कर रही होती है। जब ये PWM IC पावर ऑन हो जाती है तो ये स्विचिंग स्टार्ट करती है, और ये स्विचिंग जब स्टार्ट करती है तो इस MOSFET गेट पे जो है पल्सेस आना शुरू हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये गेट यहाँ से जो है ये पल्सेस आएंगी। अच्छा, यहाँ से पल्सेस आती हैं तो ये यहाँ पर इसका जो प्राइमरी सेक्शन है ट्रांसफार्मर का और ऑक्सिलरी सेक्शन ये ऑन हो जाता है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ऑक्सिलरी सेक्शन से जो है 18 वोल्ट या 16 to 18 वोल्ट्स VCC कैपेसिटर को मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो इनिशियल स्टार्टअप टॉर्क जो हमारे पास जो यहाँ से हमें जो मिली थी, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि हमारे पास ऑक्सिलरी सेक्शन से जो है हमारे पास PWM को पावर मिलना शुरू हो गई। अच्छा, अब उसके बाद जो है अब लेकिन अभी जो है हमारे पास जो हमारा LED TV है ये स्टैंड बाय मोड में है। स्टैंड बाय मोड के बाद जब हम इसको पावर ऑन करते हैं तो भी हमारे पास जो है बाकी सप्लाई, जैसे कि यहाँ पर देखें 12 वोल्ट, 70 वोल्ट और 5 वोल्ट, ये तमाम सप्लाईज आनी शुरू हो जाती हैं। इनिशियली हमारे पास सिर्फ 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही होती है, जो कि हमारे जो फ्रंट का IR सेंसर जो है जहां से हम रिमोट प्रेस करते हैं वो उसको स्टैंड बाय पावर ही दे रहा होता है, बाकी सप्लाईज ऑन नहीं हो रही होती। SMPS साइट पे मल्टीमीटर से वोल्ट्स मेजर करने के लिए जो हम मल्टीमीटर की जो ब्लैक प्रोब होती है, यानी ग्राउंड जो है वो हम नेगेटिव कैपेसिटर के नेगेटिव पे रखते हैं, और बाकी जो भी कंपोनेंट जिसके हमने वोल्ट्स मेजर करने हो रेड प्रोब हम उस पर रखकर जो है वो वोल्ट्स मेजर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको जो है मदरबोर्ड की कोल्ड साइड जो है अगर हमने वहां पर मेजरमेंट करनी हो वोल्ट्स की, जैसे कि ये कोल्ड साइड है, तो हम कोई भी बॉडी कंपोनेंट, जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है QSP हो गई या और कोई भी जो है बॉडी कंपोनेंट, ब्लैक प्रोब मल्टीमीटर की हम यहाँ रखते हैं, और रेड प्रोब जो है हम फिर जिस कंपोनेंट पे वोल्ट मेजर करने हो उस पर रखकर जो है हम वोल्ट्स मेजर कर लेते हैं। इस वक्त हम मल्टीमीटर की मदद से मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की जो है कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं। अगर MOSFET ख़राब होता है तो मुख्तलिफ कंपोनेंट, जैसे ख़ास तौर पे जो कैपेसिटर जो है इसके दोनों टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट बता रहे होते हैं, बल्कि न सिर्फ कैपेसिटर के दोनों कंपोनेंट बल्कि इवन डायोड्स भी अपनी रीडिंग्स में गलत बताते हैं। इसलिए हमें MOSFET को निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमने इस वक्त MOSFET को सर्किट से निकाला हुआ है, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपस में कोई भी शॉर्टिंग नहीं बता रहा, जबकि अगर ये MOSFET ख़राब हो तो ये इसकी ड्रेन सोर्स सभी आपस में शॉर्ट बता रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि हम फॉल्ट रिपेयर कर चुके हैं इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इस वक्त हम डायोड को देखें तो डायोड को एक तरफ से इसकी वैल्यू दिखानी चाहिए और लेकिन दूसरी तरफ से रिवर्स पोलैरिटी में इसको नहीं दिखानी चाहिए। इस वक्त ये ओपन लेवल है, तो इस वक्त इसकी रीडिंग जैसे कि आप इस वक्त देख रहे होंगे कि इसको ओपन लेवल आ रहा है, लेकिन जब प्रोब्स रिवर्स करते हैं तो इस वक्त 8.42 किलो ओम इसकी वैल्यू आ रही है। अगले डायोड को देखें तो इसकी भी जो है विद पोलैरिटी में देखें सेम वैल्यू ही आ रही है, यानी कि 8.24, लेकिन जब हम प्रोब्स को रिवर्स करते हैं तो वैल्यू नहीं आती, तो यानी कि डायोड्स जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। और इसी तरह हमें जो है ना थर्मिस्टर और बाकी जो रजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यूज़ भी हमें चेक करनी पड़ती हैं, कहीं वो भी आपस में शॉर्ट तो नहीं है या वो ओपन तो नहीं हो गए हैं। इस तरह ये डायोड है, इसकी वैल्यू रजिस्टर इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, ये गेट पे जो है लगा हुआ होता है MOSFET के। इसी तरह जो बाकी भी कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि ये हमारे पास अगर कैपेसिटेंस मेजरमेंट का वैल्यू है तो हम यहाँ इस कैपेसिटर की वैल्यू भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इस वक्त ये जो स्टार्टअप रजिस्टर जो है हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव प्रोब जो है स्टार्टअप रजिस्टर के साथ जो है ये कनेक्टेड है। इसी तरह ये आगे जो है ये जिसकी जो स्टार्टअप रजिस्टर्स की जो सीक्वेंस है ये हमें कंटिन्यूटी
बता रही है कि यहाँ ये इनकी ये सीरीज़ बन रही है। इसी तरह हम ऑनवर्ड भी इनकी इसी सीरीज़ को जो है वो चेक करते हुए जा रहे हैं। हमें इसी सीरीज़ में हमें बाज़ औक़ात हमें चेक करना पड़ता है तमाम कंपोनेंट्स को कि कहीं कोई ओपन लूप तो नहीं है, यानी कि उमूमन यहाँ पर अगर कोई ब्रेक आ जाता है तो हमारा जो है ना सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो हमें ये डायग्नोसिस या ट्रबल शूटिंग जो है वो करनी पड़ रही होती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ये कैपेसिटर अक्सर ख़राब हो जाता है, ये मुख्तलिफ़ और रजिस्टर्स हमें यहाँ पर एड पे BCC के जो है ये भी वैल्यूज़ देखनी पड़ती हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कंटिन्यूटी बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये भी हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी बन रही है, यानी कि हमारा जो स्टार्टअप सीक्वेंस है ये पूरा कंप्लीट है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है हम फ़र्दर अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर के साथ जो है इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये भी कंटिन्यूटी बन रही है, और दूसरी तरफ से ये जो पॉजिटिव साइड है इसकी कंटिन्यूटी जो है वो मॉसफेट के ड्रेन की तरफ जा रही होती है वाया ए रजिस्टर। इसी तरह हम इसकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसकी भी कंटिन्यूटी जो है हम वो चेक कर लेते हैं कि पहले हम इसको चेक करने का तरीका ये है कि गेट पिन पर एक प्रोब रखेंगे और दूसरी जो है सोर्स या ड्रेन पे, तो ये इन्हें आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये बीप कर रहा है और ये दोनों पिन्स आपस में शॉर्ट हैं। पोलैरिटी रिवर्स करके भी देखें तब भी ये आपस में जो है ना शॉर्ट दिखा रहा है, यानी कि IGBT का मतलब है गेट इंसुलेटेड नहीं है। अच्छा, ये वाला जो IGBT ये बिल्कुल ठीक है। इसको देखें, अब आप इसके पिन्स में देखें तो ये आपको ओपन लेवल दिखा रहा है, मीन्स ये IGBT जो है वो इसका गेट इंसुलेटेड है और ये IGBT बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। स्टार्टअप रजिस्टर्स की सीरीज़ और इनकी ओहम रेजिस्टेंस वैल्यू इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इनिशियल स्टार्टअप रजिस्टर्स जो कि सीरीज़ में लगे होते हैं इनकी आपको रेफरेंस वोल्ट्स इस वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे। ये रजिस्टर्स जो हैं जो इनपुट वोल्ट्स जो कि 320 वोल्ट DC होते हैं इन्हें रिड्यूस कर 14 टू 18 वोल्ट्स तक ले आते हैं, जो कि आगे चल के PWM IC को जो है VCC पिन पे स्टार्ट करती है। लेटर ऑन जब PWM IC स्टार्ट हो जाती है तो वो आपका जो ट्रांसफार्मर की जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो भी वर्क करती है और वो VCC के थ्रू PWM IC को जो है पावर देनी शुरू कर देती है और हमें जो है वहाँ से वोल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाइंडिंग और सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन इनिशियल स्टार्टअप में अगर यहाँ पर जिस तरह यहाँ एक छोटा सा कैपेसिटर है, अगर वो फॉल्टी हो तो बोर्ड आपका स्टार्ट ही नहीं होता। इस वक्त आपको वोल्ट्स कम नज़र आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त सप्लाई किया जा रहा है। अगर हम पिन से डिस्कनेक्ट कर दें तो ये 18 वोल्ट्स रह जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ वोल्ट्स आ रहे हैं और ये PWM IC की VCC पिन पे जो वोल्ट्स आ रहे हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वक्त तकरीबन 8 वोल्ट्स हैं, लेकिन ये 18 तक होते हैं जब ये डिस्कनेक्ट किया जाए। टर्न ऑन हालत में मुख्तलिफ रेफरेंस वोल्ट्स आपको नज़र आएंगे, जिस तरह बोर्ड के इस वक्त 12.4 वोल्ट्स हैं। इसी तरह हम LED स्ट्रिप्स को जो वोल्ट जाते हैं तकरीबन 70 के करीब हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको ख्याल रखना होगा कि जो आपका ग्राउंड है वो आपका USB या कोई भी बॉडी ले सकते हैं क्योंकि ये कोल्ड साइड है। यहाँ पर जैसे आप देखते हैं 70 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह हम बोर्ड के एक दो और पिन है, जैसे यहाँ पर 3.3 वोल्ट्स आ रहे हैं इन दोनों पर जो है, और इसी तरह अगर आप आगे देखें तो कुछ पिन्स और हैं जहाँ पर के 1.5 या 1.8 के करीब आपको वोल्ट्स मिलेंगे। तो ये आपके पास रेफरेंस वोल्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, या आपको मज़ीद रेफरेंस वोल्ट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। ऑफ पावर की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास AC 220 वोल्ट जो है हमारे फ्यूज़ के थ्रू और थर्मिस्टर के थ्रू हमारे पास डायोड्स में आती है, जो कि इसको 4 डायोड्स इसको रेक्टिफाई करके जो है DC में कन्वर्ट करते हैं और हमारे EMI फिल्टर पर 320 वोल्ट DC हमारे पास आ जाती है। इसके बाद स्टार्टअप रजिस्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वो इस 320 को जो है शॉर्ट करते हुए जो है इसको 18 वोल्ट DC में कन्वर्ट करके PWM IC के जो है VCC पिन पे लेके आते हैं, जिससे VCC के बाद जो PWM IC स्टार्ट होती है और हमारे मॉसफेट को ड्राइव करना शुरू कर देती है। वंस मॉसफेट जो है हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस जनरेट करना शुरू करता है यूजिंग द ट्रांसफार्मर, तो हमारी ट्रांसफार्मर की जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो भी स्टार्ट होती है और वहाँ से जो है हमें VCC मिलना शुरू हो जाती है PWM IC पे। यानी कि हमारा एक स्टार्टअप सीक्वेंस मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमें जो है हमारे पास जो सेकेंडरी साइड पर 12 वोल्ट 5 और 24 या 100 वोल्ट 70 वोल्ट तक आउटपुट में हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है हमारे पास फीडबैक लूप का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो सेकेंडरी साइड है यहाँ पर जो वोल्ट्स हैं ये स्टेबल नहीं रहते, यहाँ डिमांड के हिसाब से फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो हमें जो है वोल्टेजेस को जो है सस्टेन रखने के लिए हमें एक फीडबैक लूप चाहिए। अच्छा, ये फीडबैक
पे जो कंपोनेंट्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं, इसमें तो एक डिवाइडर सर्किट, डिवाइडर रजिस्टर्स हैं, इसके अलावा TL431 टाइप कोई भी आईसी हमें मिल जाएगी। इसके अलावा ऑप्टो कपलर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। होता ये है कि यहाँ पर जो डिवाइडर रजिस्टर्स हैं ये स्केल डाउन करते हैं जो हमारे पास इनिशियल आउटपुट वोल्ट आते हैं जो कि अराउंड 5 वोल्ट होते हैं, इसको 2.5 वोल्ट के अराउंड कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास TL431 आईसी है जो कि इसको चेक करती है अगेंस्ट द रेफरेंस वोल्ट जो कि अप्रॉक्स 2.5 होता है। ये पूरी थ्योरी जो है ये बुनियादी तौर पे वोल्टेज डिवाइडर या रियोस्टेट सर्किट के कंसेप्ट पे काम कर रही होती है। मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर असल में चेक किया जा रहा है कि जो वोल्टेज बन रहे हैं वो कितने हैं। अगर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो ये हमारी TL431 जो आईसी है ये एलईडी जो कि ऑप्टो कपलर में है उसको सिग्नल देती है। ऑप्टो कपलर जो है हमारी पीडब्ल्यूएम आईसी को उसका जो है सिग्नल जो है वोल्ट्स की सूरत में जो है वो देता है। और पीडब्ल्यूएम आईसी लेटर ऑन जो है हमारे जो मॉसफेट का जो गेट है उसकी जो है ड्यूटी को कम या ज़्यादा करके जो आउटपुट वोल्ट है उसको एक सस्टेन लेवल में मेंटेन कर लेता है। और इस तरह से जो हमारा फीडबैक जो सिस्टम है ये कंटिन्यू रहता है। अच्छा, अब यहाँ पर मुख्तलिफ फॉल्ट्स जो कि आ सकते हैं हमारे एलईडी टीवी में, जैसे पावर बिल्कुल नहीं आ रही तो सबसे पहले हमें फ्यूज चेक करना होगा कि फ्यूज तो फॉल्टी नहीं है, एनटीसी वर्क कर रहा है। ब्रिज रेक्टिफायर और कैपेसिटर्स को हम बाद में वर्क करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि उमन मॉसफेट की वजह से ये भी फॉल्टी रीडिंग्स देते हैं, तो हमें मॉसफेट सबसे पहले बहरहाल चेक करना होता है। मॉसफेट को चेक करने के बाद या अगर इसको रिमूव कर सकें तो रिमूव करने के बाद फिर हमें बाकी कंपोनेंट्स चेक करने होते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसको डायग्नोज करते हैं। और अगर हमारे पास स्टैंड बाई की लाइट तो आ रही है लेकिन टीवी स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो फिर हमें सेकेंडरी साइड के वोल्ट्स को चेक करना होता है, उसके कैपेसिटर्स को चेक करना होता है। फिर हमें TL431 या ऑप्टो कपलर को चेक करना होता है कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर हमें अगर बिल्कुल स्टैंड बाई की लाइट ही नहीं आ रही तो उमन हमें स्टार्टअप रजिस्टर्स को चेक करना पड़ता है। अगर हम उसको बाकी कंपोनेंट सारे सही नज़र आ रहे हैं, अगर स्टार्टअप सीक्वेंस में हम उसको कंटिन्यूटी एक दफ़ा प्रोवाइड कर दें और टीवी चल जाता है, तो इस मीन्स के हमारे पास स्टार्टअप कैपेसिटर या उसके रजिस्टर्स में कुछ जो है शॉर्ट या ब्रेक आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास जो है अगर हमें ओवरलोड या पल्सुएशन या हमें इस तरह की जो है वो प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो इस मीन्स कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो सस्टेन नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास जो फीडबैक लूप है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो हमें वहाँ डायग्नोज करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब अगर हम रिपेयरिंग की बात करें तो बेहतर तो ये होता है जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स जो कि ख़राब हुए उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उमन ओरिजिनल कंपोनेंट्स जैसे कि हमारे पास जो इसकी आईसीज या मॉसफेट्स या कंपोनेंट्स जो बहुत छोटे होते हैं इसके अकॉर्डिंग मिलते नहीं है, तो उमन हमें जो है आफ्टर मार्केट जो है एसटीआर टाइप मॉड्यूल्स जो है ऑगमेंट करके जो है हमें लगाने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल होता है बजाय अगर हमें ओरिजिनल ना मिल रहे हों तो। अब इसमें मार्केट में मुख्तलिफ तरह के एसटीआर मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे कॉमन यहाँ CA888 5 वायर एसटीआर मॉड्यूल है। इसकी पिन्स कॉन्फ़िगरेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ब्लैक वायर जो कि ग्राउंड है, इसके अलावा रेड वायर जो कि VCC है, जो कि तकरीबन 18 वोल्ट 12 टू 18 वोल्ट इसको चाहिए होते हैं। फिर ग्रीन लाइन है जो कि 4 वायर एसटीआर मॉड्यूल में मिसिंग होती है, इसके ऊपर जो है पॉजिटिव साइड कैपेसिटर के साथ एक कनेक्ट होती है। फिर हमारे पास जो है वाइट वायर है जो कि फीडबैक या ऑप्टो कपलर की पिन 4 पे जो है वो कनेक्ट हो रही होती है। तो इसी तरह ये 5 वायर्स का एसटीआर मॉड्यूल है। इसी के अलावा ये हमारे पास जो 3 वायर का भी आता है। इसमें जो है हमारे पास जो रेड लाइन जो कि VCC है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास जो है येलो वायर से ही उसको जो है कन्वर्ट करके जो है निकाल लिया जाता है। अगर आपका ऑप्टो कपलर या कोई भी फीडबैक सेक्शन का कंपोनेंट काम नहीं कर रहा तो जितने भी एसटीआर मॉड्यूल हैं ये भी सही से वर्क नहीं करेंगे, लिहाजा आपको अपने इस फीडबैक सेक्शन को जो है इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर अब यहाँ पर स्क्रीन पे आपको मुख्तलिफ उनके जो कनेक्टेड मॉड्यूल्स जो हैं ये आपको नज़र आ रहे होंगे। उमन जब हम रिपेयरिंग वर्क कर रहे होते हैं हम उस वक्त जो है रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा रिपेयर वर्क काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन नाउ वंस से हमारे पास कनेक्शन हो गया तो आप स्क्रीन पर इसकी पिक्चर्स दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक इसका जो ट्रबल शूटिंग गाइड का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपेयर मैनुअल भी मैंने प्रिपेयर किया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओवरऑल ये कि अगर आप अच्छी तरह समझते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम फ्लो और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स और इसके सीक्वेंस को अगर आप समझते हैं तो ज़रूरी नहीं कि यही फॉल्ट हो, और भी कोई भी फॉल्ट हो आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं।